नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। दोस्तों, जो पुराने पेंशनर हैं, खास करके 2006 से पुराने पेंशनर, उनके पेंशन में घाटा है। वो क्यों घाटा है, किस वजह से घाटा है, आपको बकायदा दो पीपीओ को दिखा करके समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ अप्रैल महीने का पेंशन स्लिप जारी हुआ है, उसमें क्या कमी है उसके बारे में भी बात करेंगे। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़े हुए भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, दो हवलदार 26 साल की सर्विस, एक का बेसिक 22,257 और एक का बेसिक 26,741। क्यों? जी हां, एक पुराने हवलदार हैं जिनकी सर्विस 26 साल ही है, एक नए हवलदार है जिनकी सर्विस 26 साल है। एक का जो बेसिक पेंशन है वो 26,741 है, एक का बेसिक पेंशन 22,257 है। चलिए मैं क्या मसला है उसको पीपीओ दिखा करके समझाता हूं। दोस्तों, ये एक ओरिजिनल पीपीओ आप देख पा रहे हैं और इस पीपीओ में आप सर्जेंट रैंक के पेंशनर का पीपीओ देख पा रहे हैं, जो कि इक्विवेलेंट टू हवलदार होता है। और वाई ग्रुप के ये पेंशनर है और उनकी जो क्वालिफाइंग सर्विस है 26 साल 3 दिन की क्वालिफाइंग सर्विस थी। देखिए 26 साल 3 दिन की क्वालिफाइंग सर्विस, वाई ग्रुप के हवलदार का पीपीओ आप देख पा रहे हैं। अब इस पीपीओ में उनका जो बेसिक पेंशन है वो देखिए, ये देखिए 22,257 रुपए। देखिए 22,257 रुपए उनका बेसिक पेंशन जुलाई 2019 से। अब आगे और एक पीपीओ आपको दिखाता हूं, ये भी एक कोरिजेंडम पीपीओ ही है और ये पेटी अफसर का कोरिजेंडम पीपीओ है दोस्तों। पेटी अफसर इक्विवेलेंट टू हवलदार सर्जेंट बराबर होता है। अब देखिए इनका जो सर्विस है क्वालिफाइंग 26 साल का क्वालिफाइंग सर्विस है, 26 साल 11 दिन बराबर है उनका भी। वाई ग्रुप के ही ये भी पेंशनर है। अब देखिए अब इनका बेसिक पेंशन कितने में फिक्सेशन हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए 26,741, 26,741, वो भी 1 जनवरी 2016 से। तो गड़बड़ी कहां हो गई, कहां खेल हो गया? अब खेल यहां पर हुआ है। ये देखिए इनका जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है ये 2008 के रिटायरी है, यानी कि 2006 के बाद के रिटायरी है। और वो जो पेंशनर है वो रिटायरी है 2006 के पहले के। अब इनको एमएससीपी लागू है, ये देखिए L06, इनको एमएससीपी के हिसाब से इनका पेंशन फिक्स हो गया और 26,741 करके उनको बेसिक पेंशन मिले। लेकिन ये जो पेंशनर है देखिए, ये रिटायरी है 2003 के। महज 3-4 साल पहले रिटायर हो जाने की वजह से इनको इतना बड़ा घाटा हो रहा है। सर्जेंट रैंक के, वाई ग्रुप के 26 साल क्वालिफाइंग सर्विस, कहीं भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है तो डेट ऑफ रिटायरमेंट में। और उनको कितना मिल रहा है 26,741, इनको कितना मिल रहा है 22,257। तो कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन, कितना बड़ा विसंगति है ये दोस्तों, कि 2006 से पुराने पेंशनर्स के लिए भी एमएससीपी को लागू किया जाना बहुत बड़ी जरूरत है। तो आप सबने देखा दोस्तों, कहीं ना कहीं एमएससीपी की वजह से पुराने पेंशनर्स को इस तरीके से घाटा हो रहा है। ओआरओपी 1 की जो विसंगतियों के ऊपर 1 मैन जुडिशियल कमिटी थी, उसने अपने रिकमेंडेशन में, जो आरटीआई के जरिए रिकमेंडेशन बाहर आई थी, उस रिकमेंडेशन में इस बात को माना है कि पुराने पेंशनर्स को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उनका डेट ऑफ रिटायरमेंट, उनके डेट ऑफ रिटायरमेंट को इग्नोर करते हुए पुराने पेंशनर्स को भी एमएससीपी का फायदा दिया जाना चाहिए। तो ये हमारी मांग है कि पुराने जो पेंशनर्स हैं 2006 से पुराने भी, उनको भी एमएससीपी का फायदा बिल्कुल मिलना चाहिए। आप अगर एग्री करते हैं मेरी बात से तो सहमत हूं या एग्री हूं करके कमेंट जरूर लिखिएगा। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, एमएससीपी लेने में ना करें बेवकूफी, लाखों के एरियर का हो जाएगा घाटा। समझें क्या है मुद्दा। जी हां दोस्तों, जो 2006 से बाद के पेंशनर हैं, 1 जनवरी 2006 के बाद जो रिटायर हुए हैं, उनको एमएससीपी लागू है। वो एमएससीपी सीपी ग्राम्स के जरिए, वो एमएससीपी आरटीआई डाल के ले सकते हैं। वो अगर कोर्ट में केस कर देंगे तो बेशक उनको एमएससीपी तो मिल जाएगा, वैसे भी मिलना था, मिल जाएगा, लेकिन उनको एरियर का घाटा हो सकता है। अगर मान्य कोर्ट के आदेश से आपको एमएससीपी मिलेगा तो आपको एरियर का घाटा हो सकता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। चलिए कोर्ट का ऑर्डर दिखा के समझाता हूं दोस्तों। मान्य एएफटी लखनऊ द्वारा दिया गया ये एमएससीपी के संदर्भ में एक आदेश है, 15 अप्रैल 2024 का अभी का आदेश है। इस आदेश में जो मान्य कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, जो ऑर्डर का लाइन है, उसको देख करके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात एक आपको समझना है। कहीं आपको भी जो है गलत कार्रवाई की वजह से कहीं नुकसान ना हो जाए, क्योंकि जो चीजें आपको नॉर्मली मिल सकती हैं, जो चीजें आप अमूमन बिना किसी कोर्ट केस के ले सकते हैं, उस चीज के लिए आप कोर्ट में ना जाएं। ये इस केस के जजमेंट से पता चलता है। ये देखिए 10 नंबर जो पैराग्राफ है यहां पर लिखा हुआ है, एज अ रिजल्ट ऑफ
foregoing discussion observation, the original application allowed since the action with regard to grant of benefit of third MSCP न्याय सुधार is already in process। यानी कि माननीय कोर्ट में केस जैसे चल रहा था तभी जो है थर्ड एमएससीपी ग्रांट करने का जो कार्रवाई है वो शुरू कर दिया गया था डिपार्टमेंट की तरफ से, रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से, पीसीडीए की तरफ से। तो लेकिन ये पेंशनर चले गए कोर्ट में, जबकि ये 2010 के रिटायरी थे। देखिए 2010 के रिटायरी के लिए बिल्कुल लागू है एमएससीपी, अगर वो सारी चीजें कंडीशन फुलफिल करते हैं लेकिन एमएससीपी ग्रांट होने में देरी हो रहा है, इस वजह से अगर कोर्ट में चले जाएंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यहाँ पर नुकसान क्या हुआ है मैं आपको समझाता हूं, एरियर के संदर्भ में नुकसान हुआ है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए आप माननीय कोर्ट ने क्या आदेश सुनाया है यहाँ पर, देखिए माननीय कोर्ट ने इस लाइन में क्या कहा है, देयरफॉर ड्यू टू लॉ ऑफ लिमिटेशन सेटल्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ शिवदास सुप्रा एंड एरियर ऑफ पेंशनरी बेनिफिट ऑफ third MSCP न्याय सुधार grade will be restricted to 3 years proceeding to the date of filing of the instant original application. The date of filing of this original application is 4 अगस्त 2023. The respondents are further directed to complete their process and implement this order within a period of 4 months from the date of receipt of copy of this order। यानी कि इनको नुकसान क्या हुआ, देखिए 4 अगस्त 2020 से आगे का ही उनको एरियर मिल पाएगा। लेकिन ये कब के रिटायरी है, ये रिटायरी है 2010 के, और उनका जो एमएससीपी लागू है वो 31 दिसंबर 2009 से लागू है। लेकिन उनको अब 31 दिसंबर 2009 से लेकर के अगस्त 2020 तक का एरियर के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि माननीय कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह बता दिया कि जो ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल किया गया है उस ओरिजिनल एप्लीकेशन के फाइलिंग के डेट के 3 साल पीछे से ही एरियर मिलेगा। देखिए दोस्तों, जब माननीय कोर्ट का ऑर्डर आता है तो एरियर में रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है कि 3 साल से पहले का एरियर आपको नहीं मिलेगा। तो आप अगर 1 जनवरी 2006 या उसके बाद के रिटायरी हैं तो एमएससीपी कोशिश कीजिए कोर्ट में आपको जाना ना पड़े। आप अगर अच्छे लगन से लगेंगे, सीपी ग्राम्स आरटीआई का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको एमएससीपी वैसे मिल जाएगा अगर आपको लागू है तो, माननीय कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो उस चीज को ध्यान करते हुए, उस चीज को विचार करते हुए आप माननीय कोर्ट में केस डालें, नहीं तो कोर्ट केस का खर्चा तो लगेगा और इस तरीके से आपको एरियर में भी घाटा हो सकता है। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, अप्रैल के पेंशन स्लिप हुआ जनरेट, पर क्या कमी है पेंशन स्लिप में देखें। जी हाँ, अप्रैल महीने का पेंशन स्लिप जनरेट हो चुका है। वो पेंशन स्लिप है एरियर का, जो हमें 3 महीने का एरियर मिला था उसका पेंशन स्लिप जनरेट हुआ है। अब उसमें क्या कमी है वो मैं दिखाता हूं, चलिए पेंशन स्लिप को देख के समझते हैं। अब दोस्तों अप्रैल महीने का ये पेंशन स्लिप है, मेरा खुद का पेंशन स्लिप है, जो डीआर हमें मिला था अभी, डीआर का एरियर 3 महीने का उसका पेंशन स्लिप है। ये देखिए यहाँ पर कोई भी खास तो है नहीं, जो मुझे डीआर का अमाउंट मिला उसका बस जानकारी दिया गया है यहाँ। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी चीज नई जोड़ी गई है एरियर डिटेल्स में, पेंशन डीआर रेट रिवीजन एरियर इवेंट डेट 1 जनवरी 2024 और अप्रूवल डेट 16 अप्रैल 2024। यानी कि ये मेरा एरियर 1 जनवरी 2024 से और इसका अप्रूवल हुआ था 16 अप्रैल 2024 को, जिस वजह से मुझे 18 अप्रैल 2024 को मेरे अकाउंट में ये एरियर मिल गया। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी मैं मांग करता हूं पीसीडीए से कि इस तरीके से एरियर का जो है ये पेंशन स्लिप ना जारी करे। एरियर का पेंशन स्लिप अगर जारी करना है तो किसी भी चीज का एरियर का जारी किया जा रहा है, जैसे 568 का सर्कुलर का एरियर का हो, या ओआरओपी का सर्कुलर का एरियर का हो, या तो फिर डीएडीआर की बढ़ोतरी का एरियर का हो। अगर एरियर का पेंशन स्लिप जारी किया जा रहा है तो उसका डिटेल्स दिया जाए कि जनवरी महीने का इतना बना, फरवरी महीने का इतना बना, मार्च महीने का इतना बना और कुल मिलाकर के आपको इतना एरियर दिया गया है। नहीं तो ये जो एरियर, ये जो पेंशन स्लिप है इसका कोई मतलब नहीं बनता। यही मैसेज मुझे एडवांस इंटीमेशन वाले मैसेज में भी मिला है, एसएमएस में भी, और यही सेम बस इतना ही चीजें जो है मुझे जानने को जो बैंक से मुझे एसएमएस आया है उसमें भी मिला है। तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, उसी चीज का आप पेंशन स्लिप जारी करके हमें अपलोड कर रहे हैं स्पर्श में। इससे अच्छा इसका बाइफर्केशन दिया जाए कि कौन से महीने का कितना एरियर है, ताकि पेंशनर को समझ में आए कि उनको जो एरियर दिया गया उसका कैलकुलेशन सही दिया गया या नहीं दिया गया। पेंशन स्लिप को थोड़ा सा विस्तृत तौर पर जानकारी देते हुए जारी करना चाहिए, नहीं तो जो जानकारी ये जो पेंशन स्लिप में दी गई है कि आपके अकाउंट में 3804 रुपए डाला गया, वो तो मुझे इस मैसेज से भी पता चल गया था जो मुझे एडवांस इंटीमेशन का मैसेज आया था। अब इस मैसेज से भी पता चल गया था जो मुझे बैंक से मैसेज आया था। अब जो पेंशन स्लिप जारी हुआ है उसमें भी सेम चीज है। तो सेम चीज को रिपीटेडली लेने के बाद पैसे बढ़ के तो नहीं आएंगे, इसलिए जो जानकारी जरूरी है, मुझे जानकारी ये चाहिए थी कि हर महीने का मेरा बढ़ोतरी कितना हुआ, किस हिसाब से, किस कैलकुलेशन के बेस पे मेरा 3804 रुपए का जो है एरियर दिया गया,
वो जानकारी जरूरी है। तो आगे से जब पेंशन स्लिप बनाया जाए एरियर के ऊपर, तो पेंशन स्लिप में ये चीजें इंक्लूड होना जरूरी है। पीसीडीए से हमारी अपील है। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, प्रधानमंत्री जी फिर से गरजे, हमने सेना को खुली छूट दी है, हमने पूर्व सैनिकों को ओआरओपी दी है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री जी आज ही फिर से एक चुनावी सभा में गरजे हैं, जिन्होंने कहा है कि हमने ओआरओपी दिया है पेंशनर्स को, और साथ ही साथ हमने सेना को जो बॉर्डर एरिया में ड्यूटी में है उनको खुली छूट दी है कि वो अपने देश की रक्षा के लिए, उसकी शान के लिए कुछ भी कदम उठा सकते हैं। चलिए उन्होंने जो कहा है उसका छोटा सा, सेना के जवानों की वन रैंक वन पेंशन जैसी मांग पूरी नहीं होने दी। हमने सरकार बनते ही वन रैंक वन पेंशन को लागू किया। हमने सीमा पर खड़े जवानों की सुविधा की भी चिंता की। कांग्रेस सरकार ने जवानों के जो हाथ बांध रखे थे, हमने उन्हें भी खुली छूट दे दी। हमने कहा अगर एक गोली आती है 10 गोली चलनी चाहिए। अगर एक गोला फेंकते हैं तो 10 तोपें चल जानी चाहिए। तो आप सबने अभी सुना दोस्तों। चलिए अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ओआरओपी की विसंगतियों के ऊपर भी माननीय प्रधानमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए, और साथ ही साथ ओआरओपी 3 को समय से लागू करना चाहिए, ताकि ओआरओपी के जो वादे, ओआरओपी के बारे में जो प्रधानमंत्री जी कहते रहते हैं, उसके ऊपर पेंशनर्स का, डिफेंस पेंशनर्स का भरोसा हो कि हां सरकार ओआरओपी को लेकर के संजीदा है। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, एएफटी चंडीगढ़ की दिल्ली हाईकोर्ट को अपील, रक्षा मंत्रालय के खिलाफ अवमानना का केस चलाया जाए। जी हां दोस्तों, माननीय एएफटी चंडीगढ़ की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट को यह अपील किया गया है कि रक्षा मंत्रालय के खिलाफ अवमानना का केस, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाया जाए। और यह मुद्दा है दोस्तों एक जवान के विधवा को लिबरलाइज फैमिली पेंशन देने का। 2022 में माननीय चंडीगढ़ एएफटी ने यह फैसला सुना दिया था कि फ्रेट्रिसाइड, यानी कि जो हमारे कभी कभी ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि जवान द्वारा ही अपने साथी को गोली मार करके उनका जो है मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे केस में माननीय कोर्ट ने उन फैमिली को, जिनकी मृत्यु हुई है, जिनकी शहादत हुई है, उन फैमिली को लिबरलाइज फैमिली पेंशन देने के लिए आदेश सुनाया था, जिसको डिफेंस मिनिस्ट्री ने, जिनको रक्षा मंत्रालय ने इतने दिनों से, लगभग 2-2.5 साल से नहीं लागू किया, और साथ ही साथ उसके खिलाफ अपील कर दिया कि उनको नॉर्मल रेट में फैमिली पेंशन दिया जाए। तो इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए माननीय एएफटी चंडीगढ़ ने अभी माननीय दिल्ली हाईकोर्ट से यह गुहार लगाया है कि अब डिफेंस मिनिस्ट्री के खिलाफ अवमानना का नोटिस दिया जाए, अवमानना का केस चलाया जाए, क्योंकि इस केस में जब क्लियर आदेश मिल गए थे कि लिबरलाइज फैमिली पेंशन दिया जाए, तो इतने दिनों तक क्यों नहीं दिया गया। और साथ ही साथ केवल ये केस ही नहीं, और बहुत सारे ऐसे केस हैं जिनका पिछले 2-3 साल से समय से आदेश मिलने के बावजूद भी उनको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो इस बात को लेकर के माननीय एएफटी चंडीगढ़ की तरफ से यह पहल की गई है, माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में यह गुहार लगाई गई है कि डिफेंस मिनिस्ट्री के खिलाफ इन सारे केसेस को लेकर के अवमानना का जो है केस चलाया जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।